अगर बच्चों आप सोचिए कि क्यों ऐसा होता है कि भाई एक पर्टिकुलर चैनल चलाने पर उसी की आवाज़ आती है हमें, ऐसा क्यों होता होगा सोचो, या उसी की पिक्चर दिखती है हमें, ऐसा क्यों होता है? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? फ्रीक्वेंसी। तो आपने कभी सोचा ये अर्थ है, इस अर्थ में कितने सैटेलाइट चाहिए मुझे कि मैं पूरी धरती पे कम्युनिकेट कर पाऊँ? मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट्स टू कम्युनिकेट होल अर्थ, बताओ। 3, 6, 9 या 12? 4 ऑप्शन दे दिए मैंने आपको। पूरी अर्थ पे मुझे कम्युनिकेट करना है, फ़ोन या टीवी या कंप्यूटर जो भी, तो कितने सैटेलाइट छोड़ूँ मैं? कम से कम लीस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट्स 3, 6, 9, 12। 4 ऑप्शन बोलो। तो अगर आपको ये बता दूं मैं कि कितने सैटेलाइट चाहिए, तो आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। प्लेन बनाने के लिए मिनिमम 3 पॉइंट होने चाहिए। 3 पॉइंट से प्लेन बन जाता है, ये प्लेन बन गया। तो ऐसे ही पूरी अर्थ पर कम्युनिकेट करने के लिए कितने सैटेलाइट चाहिए? 3। एक सैटेलाइट का नाम एल, एक का सी और एक का आर, LCR। तो ये तो मैंने एक कम्बाइनेशन बनाने की कोशिश करी है, लेकिन LCR सर्किट अलग चीज़ है जिसको हम समझ लेते हैं अभी कि LCR सर्किट क्या होता है। LCR सर्किट का फंडा ये है कि इसमें भाई देखो, एक होता है इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर और एक होता है रेजिस्टर। इंडक्टर को हम ऐसे बनाते हैं और रेजिस्टर को हम ऐसे बनाते हैं। यहाँ पर हमने एक AC पावर सोर्स लगाना है, क्योंकि ये डिवाइस जो है केवल आपको बताया था मैंने AC पे ही काम करती हैं। तो यहाँ पर मैं AC लगा देता हूँ। ये क्या है? AC। ये L, ये C और ये R। अब जब हमने इनका फेज डिफरेंस देखा, तो आपने कल जो डेरिवेशन किए थे उसमें मैं इनकी फेजर डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूँ। तो आपको मैंने बताया था कि बेटा, और आपने खुद प्रूफ किया था कि रेजिस्टेंस पे तो कोई फेज डिफरेंस होता नहीं है। ये तो R हो गया। ऊपर आएगा XC, कैपेसिटिव इंडक्टेंस। नीचे आएगा XL, क्योंकि आपको बताया था कि इंडक्टर लगने से कौन लैग बिहाइंड करता है, किसके साथ? 90 डिग्री नीचे ले जाती है। और ये XC है, कैपेसिटर लगने से वोल्टेज फॉरवर्ड चली जाती है 90 डिग्री। हम 3 वेक्टर्स को एक साथ ऐड नहीं कर सकते, हम इनका रिजल्टेंट फाइंड नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे? दिस माइनस दिस कर लेंगे। दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या बचेगा? ये XC माइनस XL। इधर क्या आएगा? R। क्लियर? अब मेरे पास 2 वेक्टर हैं जिनके 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं। 90 डिग्री पर काम करने की वजह से इनका रिजल्टेंट ही आ जाएगा मेरे पास। इस रिजल्टेंट का नाम होगा Z, जिसको हम कहते हैं इम्पीडेंस। बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, इम्पीडेंस। तो इम्पीडेंस का मतलब हो गया, XC क्या था? कैपेसिटर का रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं। इसका नाम क्या है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। जैसे एक तार के रेजिस्टेंस को R कहते हैं, तो किसी कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को XC कहते हैं, और किसी इंडक्टर के रेजिस्टेंस क्या कहते हैं? XL, और इसका तो R होता ही है। तो ये वेक्टर जो है, इसकी वैल्यू है XC माइनस XL, और इस वेक्टर की वैल्यू है R। ये एंगल जो होता है इसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, फाई। कल बताया था मैंने आपको। तो अगर कोई आपसे पूछे कि tan फाई कितना होगा, तो tan फाई होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो XC माइनस XL अपॉन R। तो फाई हो जाएगा tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। बोलो क्लियर? ये हमारे पास डेरिवेशन आ गया छोटा सा। इस ट्रायंगल का नाम क्या है? इस ट्रायंगल का नाम है बहुत बढ़िया, इस ट्रायंगल का नाम है इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल। यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? फाई निकाल दिया, इम्पीडेंस ट्रायंगल निकाल लिया। अब हम निकालेंगे इम्पीडेंस क्या होती है। देखो, इम्पीडेंस निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। जेड, इम्पीडेंस को जेड कहते हैं। और इम्पीडेंस निकालने का तरीका होता है सिंपल एंड सोबर। Z इज इक्वल टू होगा, अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो Z हो जाएगा XC माइनस XL का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर अंडर रूट। ये Z आ गया। इसकी वैल्यू रख देते हैं XC की। XC की वैल्यू क्या होती है? 1 ओमेगा C। XL की ओमेगा L प्लस R स्क्वायर। XC की वैल्यू ये होती है ना 1 ओमेगा C। कल निकाली होगी आपने, देखो चेक करो कॉपी में, बुक में। तो Z का ही फॉर्मूला आ गया हमारे पास। और ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है?
ओमेगा होता है 2 पाई न्यू। कितना होता है? 2 पाई न्यू। तो वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा जेड? 1/2 पाई न्यू सी माइनस 2 पाई न्यू एल का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया, हम यूज़ करेंगे एज पर रिक्वायरमेंट, जो भी दे रखा है उसके हिसाब से यूज़ कर लेंगे। इसको नोट कर लीजिए। क्या? 1/ओमेगा सी माइनस इसमें एक्स की वैल्यू 1/ओमेगा सी होती है ना, तो एक्सएल ओमेगा एल होता है खाली, है ना? कंफ्यूजन हो गया आपको थोड़ा सा, नोट कर लीजिए। अच्छा एक चीज़ और रहेगी, वैसे भी देख लो जब पूरा कर रहे हैं तो एक छोटी चीज़ और देख लेते हैं। अब लिखिए कंडीशन फॉर रेजोनेंस। कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस कब होता है? मतलब आपको अपने फोन में आवाज कब आती है? कंडीशन फॉर रेजोनेंस बताओ। तो साइंटिस्ट को पता चला कि रेजोनेंस कब होता है। इसको मैं ऊपर से मिटा दूंगा, आप लिख लो जल्दी फटाफट, यहां से मिटाऊंगा मैं इसको। लिख लिया? फास्ट लिखो। हाँ पिक ले लो यार, रुको पिक भी मैं ले लेता हूँ, आपको दे दूंगा मैं, ठीक है? छोड़ दो आप, हो गया, साफ आ जाएगी यहाँ से। अब कंडीशन फॉर रेजोनेंस क्या होती है? ये साइंटिस्ट ने पता लगाया कि रेजोनेंस तब होता है बच्चों जब इम्पीडेंस मिनिमम हो जाए सर्किट में। मतलब जिस क्षण आप सर्किट में इम्पीडेंस मिनिमम कर दोगे उसको बोलेंगे हम कि रेजोनेंस हो रहा है। तो फॉर रेजोनेंस, ध्यान से देखिए, फॉर रेजोनेंस जेड शुड बी मिनिमम, जेड शुड बी मिनिमम। रेजोनेंस के लिए जेड को मिनिमम होना पड़ेगा। और जेड मिनिमम क्या होता है? जेड की वैल्यू होती है, देखो अभी बताया था मैंने, एक्स सी माइनस एक्सएल का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। किसी चीज़ की सबसे छोटी वैल्यू होती है 0, तो फॉर जेड टू बी 0, आर तो कभी 0 हो नहीं सकता, रेजिस्टेंस तो 0 होता ही नहीं है, तो एक्स सी माइनस एक्सएल को 0 होना पड़ेगा, या एक्स सी इजिकल टू एक्सएल हो जाएगा। देख लो बैडमिंटन, एक्स सी की वैल्यू क्या होती है? 1/ओमेगा सी, एक्सएल की वैल्यू ओमेगा एल, इसके नीचे 1 रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओमेगा स्क्वायर एल सी इजिकल टू 1, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 1/LC, तो ओमेगा हो जाएगा √1/LC, ये आ जाएगा यहाँ से। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है? 2 पाई न्यू, 1/√LC, तो न्यू हो जाएगा यहाँ से 1/2 पाई √LC। दिस इज नोन एज रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। और इससे क्या पता चल रहा है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है √L के और √C के। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेंस होना शुरू हो जाएगा। अब आप सोचो, इधर देखो, आपका जो मोबाइल फ़ोन है, मान लो कि सिद्धू ने मुझे, इसने सिद्धार्थ ने मुझे फ़ोन किया, इसने मेरा नंबर डायल किया 9818 जो भी है, यहाँ से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई और वो टावर पे चली गई, नज़दीकी टावर जो भी होगा यहाँ पर। जितनी भी ये टेलीकॉम कंपनी होती है, इनका एक समझौता होता है कि तुम्हारा टावर हमारे लिए काम करेगा, हमारा टावर तुम्हारे लिए काम करेगा। वैसे आपको ये बता दूँ मैं कि एयरटेल, जियो, ये सारी कंपनी एयरटेल इसका BSNL का नेटवर्क यूज़ करती हैं। मतलब नेटवर्क वाइज BSNL सबसे स्ट्रॉन्ग है, बट उनका काम करने का स्टाइल सही नहीं है सरकारी कंपनी की वजह से। तो ये दुर्भाग्य ही है हमारा कि BSNL के पास सबसे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क होने के बावजूद भी उसके काम करने के तरीके की वजह से कंपनी फेल हो रही है। MTNL तो बंद ही हो गई है। MTNL 4 शहरों के लिए थी, मुंबई, दिल्ली, जो बड़े बड़े शहर हैं, एक और चंडीगढ़, ऐसे कुछ थे, क्या थे, 4 शहर थे बड़े बड़े। तो MTNL तो महानगर टेलीकॉम लिमिटेड को बंद कर दिया गया है, BSNL रह गई है। अभी जब सब ने टैरिफ चार्ज बढ़ाए थे अपने, जियो ने और एयरटेल ने, तो BSNL की काफ़ी चर्चा हुई थी कि BSNL अब कॉप अप कर लेगी। BSNL ने 3-4 प्लान भी बनाए, लेकिन लापरवाही का ये देखिए आप सरकारी कंपनियों का कि अब तक 5G सर्विस नहीं है BSNL के पास। एंड आयरन इज दैट 5G जो नेटवर्क होता है, जिसका जो सिस्टम है पूरा, इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी रेंज, कहाँ से कहाँ तक कंपनी काम करेगी, सबसे बड़ी BSNL के पास है, बीइंग ए सरकारी कंपनी।
जब सरकार ने 5G स्पेक्ट्रम बनाया देश के अंदर तो सबसे बड़ा नेटवर्क किसको दिया? स्पेक्ट्रम मतलब फ्रीक्वेंसी F1 से F2 जो रेंज है बीच की सबसे बड़ी BSNL के पास है। और इससे खरीदा किसने? BSNL से, जियो और एयरटेल ने। ये रूल है कंपनी, मतलब इनको वहां से खरीदना पड़ता है और वहां से लेकर या किराए पे लेकर उनके ये टावर्स, दे आर मेकिंग टन्स ऑफ प्रॉफिट। देखो जियो कहाँ पहुंच गया आज, मार्केट शेयर सबसे हाईएस्ट है जियो और एयरटेल का, और BSNL एकदम खत्म। सोचिए, तो अगर सोचो हमारे देश में सरकारी कंपनी स्ट्रांग हो जाए, सरकारी स्कूल बेस्ट बन जाए DPS जैसे, जो बड़े बड़े स्कूल है MET DPS, सोचो कि दिल्ली के सरकारी स्कूल DPS से बढ़िया हो जाए, सोच के देखो बस, तो फिर कोई बच्चा पढ़ेगा प्राइवेट स्कूलों में, और गरीब बच्चे भी पढ़ पाएंगे सरकारी स्कूलों में, तो वो पढ़ सकते हैं, उनको भी अच्छी एजुकेशन मिलेगी। और सोचिए सरकारी स्कूल के टीचर की सैलरी होती है 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, प्राइवेट स्कूल का टीचर 10-10, 20-20 हज़ार में काम कर रहे हैं, और सरकारी स्कूल का टीचर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है। मतलब सरकारी स्कूल का टीचर खुद अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डाल रहा है, क्योंकि उसको पता है यहाँ तो कुछ पढ़ाई नहीं होती, वहीं होती है। तो वो टीचर 20,000 रुपये लेके, 30,000 लेके, कुछ स्कूलों को छोड़ दो सैलरी ढंग में दे देते हैं, नहीं तो 90% स्कूल सैलरी नहीं देते टीचरों को। आप यकीन नहीं करोगे, फुल टाइम टीचर 10,000 में काम कर रहे हैं स्कूलों में, PGT जो 12वीं को पढ़ाते हैं, एंड दे आर वर्किंग डे एंड नाइट हार्ड, PPT बनाते हैं, PDF बनाते हैं, सब कुछ देते हैं आपको। और सरकारी स्कूल के टीचर कुछ काम नहीं करते, 90% तो नहीं करते, इसलिए तो सरकारी स्कूल ठप हो रहे हैं। अब सब इलाज करने एम्स क्यों जाते हैं? क्योंकि एम्स अच्छा काम कर रहा है सरकारी होने के बावजूद भी। पर एम्स क्यों फेल हो रहा है? क्योंकि वहाँ भीड़ इतनी है। आप दिल्ली एम्स चले जाओ, मेरी मम्मी को कैंसर हुआ था तो 1 साल मुझे चक्कर लगाने पड़े एम्स में। नो डाउट एम्स की सर्विसेज बेस्ट हैं अस्पतालों में, मतलब उनसे अच्छे डॉक्टर किसी के पास नहीं है, बट वहाँ इतनी भीड़ है कि वो बेचारे इतना काम करते हैं डॉक्टर कि वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। मतलब पूरे देश के लोग, एम्स तो पटना में भी है, एम्स तो मंडी वहाँ भी है, ऋषिकेश में, लेकिन सबको आना ही है क्योंकि यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं, यहाँ फैसिलिटी ज़्यादा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब मोबाइल फ़ोन पे आप मेरा नंबर डायल करोगे तो टावर पे जाएगा, टावर सैटेलाइट को भेज देगा, यहाँ सैटेलाइट चक्कर लगा रहा है, अगर मैं यहाँ नहीं हुआ इसके सर्कल में, सर्कल बोलते हैं ना, सर्कल ये होता है सर्कल, अगर मैं यहाँ नहीं हूँ तो ये दूसरे सैटेलाइट को ट्रांसफर करेगा, अगर मैं यहाँ भी नहीं हूँ तो यहाँ करेगा, और अगर मैं यहाँ पर हूँ अमेरिका में तो फिर यहाँ के सैटेलाइट से कॉन्टैक्ट करके वहाँ छोड़ेगा, वहाँ का टावर पकड़ेगा, फिर वो टावर यहाँ भेजेगा कैलिफोर्निया जहाँ मैं खड़ा हूँ इस टाइम, वहाँ के नज़दीकी टावर पर वो सिग्नल वहाँ जाएगा जो मेरे सबसे पास होगा, और फिर वो इस सर्कल में मैं आऊँगा तो मेरे फ़ोन की घंटी बजनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि मेरे फ़ोन के सिम की फ्रीक्वेंसी, जो मेरा फ़ोन नंबर एक्चुअल में मेरे फ़ोन की फ्रीक्वेंसी है, मतलब आपका जो फ़ोन नंबर है आपकी फ्रीक्वेंसी दी गई है बेसिकली सरकार ने, आपका फ़ोन नंबर बेसिकली फ़ोन नंबर नहीं है, आपकी फ्रीक्वेंसी है, और जब कोई वो नंबर डायल करता है तो उसका LCR सर्किट वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देता है वहाँ पर, और वो फ्रीक्वेंसी वहाँ से ढूंढती ढूंढती आपको पकड़ लेती है। इसको घटना को बोलते हैं, जब 2 फ्रीक्वेंसी मैच करती है उनको बोलते हैं रेजोनेंस, न्यू 1 प्लस न्यू 2। अगर वो ऑलमोस्ट सेम हो जाए तो रेजोनेंस हो जाता है, तो एक वेव ये थी, एक वेव ये थी, अगर इनका रेजोनेंस हो गया तो इनका एम्पलीट्यूड ऐसे हो जाएगा। अभी देखो कितना छोटा एम्पलीट्यूड है, ये देखो अब कितना बड़ा एम्पलीट्यूड हो गया, इसको बोलते हैं रेजोनेंस। आप रेजोनेंस को इस तरह समझ लीजिए कि जैसे आर्मी के जवान होते हैं, जब वो चलते हैं लेफ्ट राइट करते हुए तो उनकी एक फ्रीक्वेंसी हो जाती है फिक्स, ऐसे चलते हैं ना, पर उनको कहा जाता है कि आप पुल पार करते हुए ऐसे नहीं चलोगे। क्यों बताओ? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कम का चक्कर नहीं है, अगर पुल की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई वो फ्रीक्वेंसी तो पुल कोलैप्स हो सकता है, या पुल बहुत जोर से हिलने लगता है जिससे चोट लग सकती है किसी। हर चीज़ की एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। इस कमरे में कुछ भी हिल नहीं रहा है क्योंकि वो रेजोनेंस नहीं हो रहा है, पर अगर मैं इस कमरे में एक म्यूजिक चलाऊँ और उस म्यूजिक के चलने से कोई चीज़ हिलने लगे, समझ जाओ उस म्यूजिक की फ्रीक्वेंसी उस चीज़ से मैच कर गई। आजकल तो हीलिंग हो रही है लोगों की इस तरह से। आप स्ट्रेस में हो तो आप उस पर जाना, यूट्यूब पे आप लिखना सर्च में फ्रीक्वेंसी फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, फ्रीक्वेंसी फॉर गुड फीलिंग, तो एक म्यूजिक आएगा, उसको सुनना आप, और रियली वो वर्क करेगा आपके ऊपर। मतलब हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, इवन बीमारियों का इलाज तक हो रहा है इससे, फ्रीक्वेंसी सुना सुना के। अब जैसे हम बोलते हैं ओम, ये क्या है? ओम बोलने से एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, चाहे मैं बोलूँ चाहे आप बोलो। जब भी मैं ओम बोलूँगा या आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी। तो हमारे हिंदुओं में जो हमारा सनातन धर्म है उसमें हर मंत्र के आगे ओम लगा देते हैं उसको पावरफुल करने के लिए, नमः शिवाय। अब ये सिर्फ शिव जी को जा रहा है, नमः शिवाय, ओनली शिव, ओम नमः शिवाय। अब ये बन गया बड़ा मंत्र, अब ये शिव जी को एड्रेस नहीं कर रहा है, ये ब्रह्मांड की सारी शक्तियों को एड्रेस कर रहा है तो शिव जी का, लेकिन अब ये फ्लैट हो गया। ओम लगते ही चीज़ें ब्रह्मांड में चली जाती हैं,
नमः शिवाय शिव जी को जा रही है। आप स्टाफ रूम में गए स्कूल के, हेलो टीचर्स प्लीज हेल्प मी, किसको बोला आपने? किसी को भी नहीं। टीचर बैठे हैं 20 स्टाफ रूम में, आपने बोला हेलो टीचर्स आई नीड योर हेल्प। आपने एक टीचर का पर्टिकुलर नाम नहीं बोला, सारे टीचर आपकी तरफ देखेंगे, सब हो सकता है 4-5 उठ के भी आए और हेल्प मिलने में देरी हो जाएगी, क्योंकि सब सोचेंगे मुझसे कहा मुझसे कहा मुझसे कहा, वो उसको कहेगा उसको कहेगा, तो हेल्प मिलेगी बट लेट मिलेगी। बट अगर आप अनुराग सर आई नीड योर हेल्प, एकदम खड़ा हो जाऊंगा, समझ रहे हो? तो जब आप डिस्ट्रेस में हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप उसी देवता का मंत्र पढ़िए, ओम हनुमते नमः, ब्रह्मांड हनुमते नमः, हनुमान जी आपसे कह रहा हूं। और ये हिंदू धर्म के अलावा कहीं नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि और धर्म स्ट्रांग नहीं है, वो भी अच्छे हैं, बट हमारे सनातन धर्म में एक पर्टिकुलर देवता के मंत्र हैं। ओम सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचने विद्या रूपे विशालक्षी विद्याम देही नमस्तुते, सरस्वती मंत्र है। ओम सरस्वती महाभागे, ओम हटा दो, सरस्वती महाभागे विद्या कमल लोचने, अब सरस्वती जी सुनेंगी, ओम लगाते ही उसकी पावर बढ़ जाएगी, उस सारे में जा भागेगा, फिर कोई देवता सुन लेगा, आपको हेल्प कर देगा। हो सकता है लेट हो जाए, ना भी करे, या कई दिनों बाद करे, समझ रहे हो? ये सब फ्रीक्वेंसी है, मंत्र कुछ नहीं है। साउंड, मंत्र क्या है? साउंड पर्टिकुलर, आप वो बोलते हो, उससे फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है, आप ठीक होने लगते हो। हनुमान चालीसा क्या है? हनुमान चालीसा मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ। एलसीआर की बात चल रही है, मैं जब कोविड में हॉस्पिटल में भर्ती था, अटलांटा हॉस्पिटल सेक्टर 14, आई एक्सपीरियंस्ड हनुमान जी नियर बाई मी। वो शायद इसलिए कि मैं दिन रात हनुमान चालीसा सुन रहा था मोबाइल पे अपने, और मैं कभी हनुमान चालीसा नहीं सुनता था, अचानक चली वो पता नहीं कैसे आ गई, और मुझे लग रहा था मैं मरूंगा, आज मरूंगा, कल मरूंगा, परसों मरूंगा, लेकिन हील होता चला गया। कुछ तो होता ही है। एंड आई फेल्ट कि हनुमान जी ने मेरी उंगली पकड़ी, बस थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा फील हुआ। हो सकता है मेरा भ्रम हो, क्योंकि मैं हनुमान जी को देखे जा रहा था बहुत देर से, बट भाई फ्रीक्वेंसी का फर्क तो पड़ता है, साइंटिफिक साइंस भी मानता है इसको। अब इमेजिन करो, ये बिल्डिंग खड़ी है यहाँ पर, और इस बिल्डिंग का मालिक ने कोई क्राइम कर दिया योगी जी के राज में, यूपी में, तो योगी जी भेज देंगे बुलडोजर तोड़ने के लिए इसको, भेजेंगे नहीं भेजेंगे? योगी जी का नाम बुलडोजर बाबा आजकल। लेकिन सोचो अगर योगी जी को ऐसा हथियार मिल जाए कि एक मशीन लाएं हम वहीं बैठे बैठे ऑफिस में ही, सरकारी ऑफिस में, जीडीए के, तो वहीं पर एक वेव छोड़ेगी मशीन, ध्यान सुनो मेरी बात, इस वेव, वो वेव इससे टकराएगी, या ऑफिसर को भेज देंगे, वो एक बटन दबाएगा, घड़ी का छोटी सी मशीन होगी, वो उसकी फ्रीक्वेंसी नाप लेगी, बिल्डिंग की हर चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, ये मान लो आप, दुनिया की हर चीज़ फ्रीक्वेंसी में ऑसिलेट कर रही है, उस मशीन में इसकी फ्रीक्वेंसी पता चल गई है हमें। अब हमारे पास एक साउंड गन है, साउंड गन से हम बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी जनरेट करेंगे इस बिल्डिंग के बराबर, और इसके आसपास ही लाग करेंगे, और ये बिल्डिंग बहुत तेजी से वाइब्रेट करने लगेगी और गिर जाएगी। सोच के देखो, अभी नोएडा में ट्विन स्टार को नहीं गिराया था, अब उसके लिए कितना डायनामिट वेस्ट हुआ, कितना खतरा था, कितना पोल्यूशन हुआ, कितना बारूद लगाना पड़ा। सोच के देखो, एक साउंड गन आई, फ्रीक्वेंसी नाप ली बिल्डिंग की, उस बिल्डिंग के आसपास वो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी एलसीआर सर्किट से, एलसीआर सर्किट लगा दिया, एक बड़ा सा हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर दी, सुनाई नहीं देगी आपको, अल्ट्रासोनिक वेव होती है वो, आपको कुत्तों को सुनेगी, कुत्ते रोना शुरू कर देंगे, ऐसे रोना शुरू कर देंगे वो, बैट्स, कुत्ते, बिल्ली, ये परेशान हो जाएंगे, इंसानों को पता नहीं चलेगा, और बिल्डिंग धूम धड़म, नो पोल्यूशन। नहीं, कैसे करेगी? मैच करेगी नहीं, क्योंकि हर चीज की फ्रीक्वेंसी अलग है दुनिया में। मशीन है इसके लिए, आप किसी चीज की फ्रीक्वेंसी नहीं, अरे मशीनें छोड़ो यार, आप 11th क्लास में आपने एक एक्सपेरिमेंट किया होगा ट्यूनिंग फोर्क वाला, स्कूल में आपके लैब में लोहे के इस तरह के ट्यूनिंग फोर्क रखे होंगे बहुत सारे, देखना। अब स्कूल के टीचर नहीं करवाते, वो अलग बात, ऐसे देखे आपने ट्यूनिंग फोर्क? तो ये इस तरह की शेप के होते हैं, एक ऐसे रबड़ पे मारते हैं, और एक ट्यूब होती है शेप की, उसमें पानी भरा होता है, उसके पास ले जाते हैं, आवाज आती है, करवाया आपको ये? तो इससे फ्रीक्वेंसी तो नापते हैं। 11th क्लास के एक्सपेरिमेंट में कोर्स में है फ्रीक्वेंसी निकालना, बस वो बात अलग है, सीबीएसई सिलेबस को न्यूट्रलाइज करती जा रही है, मतलब बच्चों को एकदम रिड्यूस कर दिया सिलेबस एकदम, जो मेन चीज़ें बढ़ा दी। ये एक्सपेरिमेंट बहुत फेमस है, हमारे टाइम पे तो बहुत इंपॉर्टेंट था। इसमें एक यू शेप की ट्यूब होती है, उसमें पानी भरते हैं, उसके पास इसको ले जाते हैं, जब भी बहुत तेज आवाज आती है, समझ लो वहाँ फ्रीक्वेंसी जनरेट हो रही है, फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है पानी की। फ्रीक्वेंसी निकालना मुश्किल काम नहीं है, हर चीज़ की अलग फ्रीक्वेंसी है, दुनिया में हर चीज़ की अलग फ्रीक्वेंसी है, और जब दो ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी आसपास मिलती हैं तो उसको, उनके डिफरेंस को बोलते हैं बीट्स। बीट्स क्या होती हैं? देखो, n2 - n1, अगर दो साउंड वेव पैदा कर दी, एक की फ्रीक्वेंसी n2 एक की n1 है, ये एनडीए में आ सकता है तेरे एग्जाम में, ये वाला। तो अगर मान लो मेरे एक गाना चल रहा है मेरा 285 हर्ट्ज पर, एक चल रहा है 280 पर, तो अगर एक साथ दो स्पीकर चला दिए मैंने वहीं पर, तो बीट्स पैदा कितनी होंगी पर सेकंड? 5। और गाड़ियों में लगवाते हैं लोग छोटे छोटे स्पीकर, उनको टूटर बोलते हैं,
तो गाड़ियों में ऐसी आवाज आती है बुम बुम बुम, बैकग्राउंड में ऐसी आवाज नहीं आती रहती, वो बीट्स होती हैं। बेस क्या तो बुम 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 बुम, ये वाली, ये मतलब रेजोनेंस नहीं होने दे रहे, ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी पैदा कर रहे हैं। सेम होने पे तो रेजोनेंस हो जाएगा, जुड़ जाएंगी, और आसपास होने से डिफरेंस होकर बीट्स पैदा हो जाएंगी। सोचिए कितना डिफरेंस, एक ही चीज से कितने फर्क हो रहे हैं। एंड थैंक यू कि आपने मुझे बोला सर खड़े होकर पढ़ा दो, क्योंकि बात सच में बैठ के पढ़ाता तो बिल्कुल वही पढ़ाता जो कोर्स में। अब मैंने आपको इतनी बातें बता दी, और ये बात सच है, टीचर का असली मजा पढ़ाने का बोर्ड पे आता है, ये फैक्ट है। क्योंकि जब बोर्ड पर टीचर खड़ा होता है ना, तो ऐसा कहते हैं कि सरस्वती माँ आ जाती है उसके अंदर, और वो ज्ञान दे देने, उसको ज्ञान दे दे। इंसान में तो कोई नॉलेज होती नहीं है, देने वाला तो ईश्वर ही है। मैं तो नहीं मानता कि हमारे पास कोई नॉलेज है, जीरो है हम लोग। ईश्वर चाहेगा तो आएगी, नहीं तो नहीं। नहीं तो बड़े बड़े साइंटिस्ट पागल हो गए, पता नहीं कितने लोग पागल खानों में भर्ती हैं। सबसे इंटेलिजेंट लोग पागल खानों में मिलेंगे आपको। दुनिया के सबसे ब्रेन वाले लोग, सबसे आईक्यू वाले लोग कहाँ हैं? पागल खानों में। उनकी बातें समझ में नहीं आती लोगों को। घर वाले सोचते पागल हो गया, डॉक्टर के पास ले जाते हैं, डॉक्टर पागल खाने में भर्ती कर देते हैं उनको। बट दे आर द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल इन द वर्ल्ड। मैं तो ऐसा मानता हूँ। हम तो नॉर्मल लोग हैं, क्योंकि हम एडजस्ट करना जानते हैं ना। जो एडजस्ट नहीं करेगा वो इंटेलिजेंट होगा, पर उसको लोग दुनिया में रहने नहीं देंगे। जैसे थे निकोला टेस्ला, नाम सुना होगा आपने, निकोला टेस्ला का। अगर वो बंदा भाई, उसको सपोर्ट मिल जाता उस टाइम, और उनकी मौत कैसे हुई, बहुत बुरी मौत हुई उनकी, गरीबी में। उन्होंने एक लेटर लिखा अपनी माँ को, निकोला टेस्ला ने, कि माँ मैं सॉरी बोल रहा हूँ आपसे, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, काश मैं साइंस में अपनी लाइफ खराब ना करता और मैं आपकी सेवा कर लेता और बिजनेस कर लेता कोई। निकोला टेस्ला अपने टाइम से 100-150 साल आगे का बंदा था। उन्होंने उस टाइम वायरलेस बिजली ट्रांसफर की टेक्निक खोज ली थी, और इसीलिए उनको लोगों ने एक तरह से मरवा ही दिया, परेशान कर दिया मतलब। क्योंकि इतनी कंपनियां जो वायर बनाती हैं, खंबे, सबका बिजनेस ठप हो जाता। सोचो वायरलेस बिजली आ रही है आपके घर पे, जैसे आजकल हम डिश लगवाते हैं मोबाइल फ़ोन के लिए, उसके लिए टीवी के लिए, ऐसी डिश लग गई आपके घर पे, प्रीपेड डिश है वो, आपको 100 यूनिट बिजली चाहिए, 100 यूनिट रिचार्ज कर लिया, आ गया, वायरलेस हो रहा है, तार है ही नहीं। सोचो इतने तारों से कितनी दिक्कत हो रही है। और आपको बता दूं, खंभों की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। खंभे जहाँ खड़ा होता है वहीं एक आदमी ठेला लगा लेता है, खंभों की वो लेके ओढ़ कि यहाँ खंभा तो यहाँ ठेला लगा लेता हूँ, फिर 2-3 बाइक खड़ी हो जाती हैं, फिर एक ठेला लग जाता है, और इससे एक्सीडेंट होते हैं रोड पे, रोड छोटा हो जाता है। होगा कुछ रीजन, मतलब करप्शन या कुछ। लेकिन आप वायरलेस ट्रांसफर आप भी कर सकते हो बिजली का, घर पे बन जाती है टेस्ला कॉइल, बता दूंगा। ठीक है, समझ में आ गया सब कुछ, रेजोनेंस समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको, फिर न्यूमेरिकल करेंगे इसको।